नमस्कार आप लोगों को करता हूँ। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे CIB BFM के मॉड्यूल सी के ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट के इस टॉपिक में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ट्रेजरी से रिलेटेड फैक्ट को, और इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर का। तो बेसिकली आप लोग उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिलेगा उस वीडियो का, क्योंकि वो यदि क्लियर होगा, आखिर ट्रेजरी का मीनिंग आपको क्लियर होगा, तभी तो आप ये समझ पाएंगे कि उसके रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक देखेंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग मेरे पिछले वीडियो पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जो कि हमारा बेसिकली ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो हमें पहले ये समझना है कि ट्रेजरी जो है वो रिस्की क्यों है। ठीक है, आखिर रिस्क को मैनेज करना है हमें, तो पहले तो ये समझना होगा ना कि ट्रेजरी रिस्की क्यों है। तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो आइए समझते हैं कि किन चीज़ों के कारण हमारा जो ट्रेजरी है वो रिस्की है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा लीवरेज वैल्यू इज हाई। तो ये लीवरेज वैल्यू क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो उसका वैल्यू यदि हाई हो, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ है ट्रांजैक्शन का, ठीक है, और 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और उसमें 1% का यदि मूवमेंट हो, 1% का यदि एडवर्स मूवमेंट हो, एडवर्स आप लोग समझते होंगे कि एडवर्स मतलब होता है कि जो हमारा अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, ठीक है। तो एडवर्स मूवमेंट यदि हो कम से कम 1% का ही, तो आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो इस कारण से ट्रेजरी रिस्की है, क्योंकि इसका लिवरेज वैल्यू जो है वो हाई है यहाँ पे। समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, आप लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 100 करोड़ का कोई ट्रांजैक्शन है और उसका 1% यदि एडवर्स मूवमेंट हो जाए तो उस कारण से लॉस कितना का होगा, हमारा 1 करोड़ का लॉस होगा। तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण है हमारा कि कंफर्म्ड एंड इरिवोकेबल ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे ट्रेजरी के अंदर, तो वो तो कंफर्म ट्रांजैक्शन होते हैं और इरिवोकेबल होते हैं। इरिवोकेबल का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि भूल बस, ठीक है, गलती हो गई किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, तो उसे आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इरिवोकेबल है, एक बार जो हो गया वो हो गया। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी हमारे ट्रेजरी को रिस्की बनाता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि इट इज़ द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू सेल, बाय और कीप ओपन पोजीशन। तो कैसा पोजीशन रखना है, ठीक है, तो ये किसका डिस्कशन है, ये डिस्कशन है हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, कि या तो बेचेंगे या तो खरीदेंगे, यानी तो ओपन पोजीशन पे इसे रखेंगे। तो दोस्तों ये तीन कारण से आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि ट्रेजरी रिस्की है। चलिए, ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेसिक कंसेप्ट कि वाई ट्रेजरी इज रिस्की। तो अब जरा देखते हैं हम लोग कि किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारे ट्रेजरी में, विच टाइप्स ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व इन आवर ट्रेजरी। तो देखिए सबसे पहला रिस्क है हमारा वो है मार्केट रिस्क, ठीक है। सबसे पहला जो रिस्क है वो टाइप ऑफ रिस्क है वो क्या है, मार्केट रिस्क हमारा। तो दोस्तों मार्केट रिस्क के अंदर क्या क्या आता है, लिक्विडिटी रिस्क आता है, एक्सचेंज रेट रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, इक्विटी रिस्क आता है और कमोडिटी रिस्क आता है। तो आइए से समझते हैं कि कैसे ये रिस्क किस प्रकार के होते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए आप ऐसे समझिए कि आप एक मनी मार्केट से कुछ पैसा बोरो किए, ठीक है, और उसे आप क्या किए, 5 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए। तो आप एक तरफ से क्या कर रहे हैं, एक तरफ से आप पैसा को लोन ले रहे हैं, ठीक है, मनी मार्केट से, और उस पैसा को क्या कर रहे हैं, फर्दर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ऐसा हुआ कि जो बॉन्ड का प्राइस था, ठीक है, वो घट गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो हम लोग उसे बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें तो लाभ चाहिए ना, वी वांट प्रॉफिट। सो इफ़ द बॉन्ड प्राइस कम डाउन वी आर नॉट विलिंग टू सेल द बॉन्ड, ठीक है, तो हम लोग उसे उस वक्त नहीं बेचेंगे। लेकिन अब देखिए जहाँ से हमने लोन लिया उसे तो रिपे करना ही है ना हमें, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बॉन्ड प्राइस यदि कम हो गया तो हम लोग उसे बेचेंगे नहीं, लेकिन लोन जो जो हमने बोरो किया था मनी मार्केट से उसे तो पे करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में कि इस केस में क्या होगा कि फंड का शॉर्टेज हो जाएगा हमारे पास, और इसी फंड के शॉर्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है। ओके दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क और ये सारे रिस्क मैंने डिटेल में कवर किए हैं अपने पिछले लेसन में, उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो उस पर जाके आप लोग पूरी अच्छे से समझ सकते हैं। सब तरह के रिस्क को मैंने डिटेल में समझाया है विद एग्जाम्पल। अब देखिए, अब जरा हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को, ठीक है। देखिए दोस्तों ये पूरा थ्योरी नहीं है, ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेसिस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसके लिए आपका कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या था, लिक्विडिटी रिस्क का मेन रीज़न है शॉर्टेज ऑफ फंड,
ठीक है, फंड का शॉर्टेज इज द मेन रीजन बिहाइंड द लिक्विडिटी रिस्क। अब यही लिक्विडिटी रिस्क क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कब ट्रांसफॉर्म होगा, कब वो इंटरेस्ट रेट रिस्क बन जाएगा, अब देखिए ऐसा होगा। अब व्हेन फंड्स हैव टू बी अरेंज एट हायर रेट, अब मान लीजिए कि जो फंड है, हाँ अब हमें तो वो लोन चुकाना है, ठीक है, जो लोन हमने मनी मार्केट से लिया है वो तो चुकाना है हमें। अब हम बॉन्ड बेचे या ना बेचे ये हम पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि जो फंड अब हम कहीं और से पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं और वो हायर रेट पे है, उसका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मिसमैच होगा। किसके किसके बीच का मिसमैच होगा, एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में। अभी एसेट क्या है हमारा, एसेट है बॉन्ड, लाइबिलिटी क्या है हमारा, वो जो मनी मार्केट से हमने पैसा लिया है या और भी कहीं से हम लोग उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिसमैच टाइप का सिचुएशन आ गया ना, ठीक है, दोनों इक्वल तो रहा नहीं, तो इसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इंटरेस्ट रेट का, दैट्स वाई वी कॉल इट इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखिए करेंसी रिस्क को समझते हैं। अब एक्सचेंज रेट जो है हमारा, दो करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसमें यदि कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, ठीक है, किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फैक्टर के कारण, तो जो रिस्क होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, करेंसी रिस्क कहेंगे। सो फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट ड्यू टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर लीड्स टू करेंसी रिस्क, ठीक है। अब देखिए यदि मान लीजिए ये जो फ्लक्चुएशन है, राइज रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन जो है हमारा मार्केट प्राइस में, ठीक है, शेयर के मार्केट प्राइस में या बॉन्ड के मार्केट प्राइस में यदि फ्लक्चुएशन का रिस्क है तो उसे हम लोग इक्विटी रिस्क कहते हैं। इक्विटी आप लोग को मैंने पिछले लेसन में भी समझाया था, इक्विटी और बॉन्ड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले लेसन को। तो दोस्तों इक्विटी रिस्क कब होगा, जब फ्लक्चुएशन हमारे मार्केट प्राइस में, हमारे शेयर और बॉन्ड के मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, तो जो रिस्क होगा उसे क्या कहेंगे, इक्विटी रिस्क कहेंगे। और लास्ट में आता है हमारा कमोडिटी रिस्क, ठीक है दोस्तों। तो कमोडिटी रिस्क में क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो कमोडिटीज़ है, जैसे गोल्ड हुए, सिल्वर हुए, लीड हुए, ये सब गोल्ड सिल्वर का जो प्राइस है उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होना के कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग कमोडिटी रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग कमोडिटी रिस्क, इक्विटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क और कौन सा था, लिक्विडिटी रिस्क, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं, इस चैप्टर ही पूरा रिस्क पे बेस्ड है, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं हम लोग क्रेडिट रिस्क के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, क्रेडिट रिस्क के बारे में। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट यदि हो जाए, ठीक है, काउंटर पार्टी यदि डिफ़ॉल्ट कर दे, क्यों, क्योंकि बायर रिस्क हो या सेलर रिस्क हो, ये सब के कारण जो डिफ़ॉल्ट होता है उसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि ट्रेजरी में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो आखिर ये जो रिस्क है उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल है। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ फ्रंट, बैक एंड मिड ऑफिस। अब देखिए सेग्रीगेशन का क्या मतलब हुआ, सेग्रीगेशन का मतलब हुआ एक डिवीजन, ठीक है दोस्तों। हम लोग बेसिकली क्या, आप लोग देखिए फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस के बारे में मैंने पिछले लेसन में आप चले जाइए, मैंने पूरे से समझाया है कि फ्रंट ऑफिस क्या करता है, बैक ऑफिस क्या करता है, मिड ऑफिस क्या करता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इन तीनों ऑफिस को सेग्रीगेट करना है, दैट मीन्स हमें इन तीनों ऑफिस को अलग अलग रखना है, ठीक है। तो अलग क्यों रखेंगे, ताकि हम लोग इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट वी शुड सेग्रीगेट द फ्रंट, बैक एंड मिड ऑफिस फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ओके, ये तो था हमारा पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल से रिलेटेड। अब है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए कुछ लिमिट को सेट किया जाता है, जैसे डील साइज लिमिट, ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट। तो ये सब लिमिट को सेट करके हम लोग जो है इस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है हमारा रिस्क कंट्रोल का वो है एक्सपोजर सीलिंग लिमिट, ठीक है। तो काउंटर पार्टी का जो एक्सपोजर सीलिंग लिमिट है उसको उसके क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग उसका एक्सपोजर सीलिंग लिमिट को डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पहले ये देखा कि आखिर ट्रेजरी रिस्की क्यों है। जब हमने ये समझ लिया कि ट्रेजरी रिस्की क्यों है, तो फिर हमने समझा कि आखिर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं ट्रेजरी में। जब हमने ये समझ लिया कि हाँ ये सब रिस्क इन्वॉल्व है ट्रेजरी में, तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कंट्रोल करने का हमारे पास 3 मेथड है। अब देखिए अब क्या समझना है कि आप मेज़र कैसे किया जाए रिस्क को। ठीक है दोस्तों, लिंक करके पढ़िए, लिंक करके पढ़ने से चीज़ें दिमाग में रहती हैं, ठीक है। तो मैं वही तरीका आप लोगों के लिए अपना रहा हूँ ताकि आप लोग लिंक करके पढ़ें और जल्दी समझ जाएँ। अब बात आती है कि कैसे ये जो रिस्क है, जो ट्रेजरी रिस्क है, जो ट्रेजरी में रिस्क इन्वॉल्व है उसे कैसे मेज़र किया जाए।
तो उसके लिए हमारे पास दो टूल है। कौन कौन से टूल हैं? पहला टूल है हमारा वैल्यू एट रिस्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में VAR कहते हैं, और दूसरा टूल है हमारा ड्यूरेशन अप्रोच, या उसे हम लोग मैकलॉ अप्रोच भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं VAR को। दोस्तों VAR के बारे में मैंने डिटेल जानकारी पिछले लेसन में भी दी थी, आप मेरे रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक पे जाएंगे तो, लेकिन फिलहाल अभी फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए VAR क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क होता है। इट इंडिकेट्स वर्स्ट मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। देखिए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हमारा मार्केट रेट कैसे फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, वो कौन बताता है? वो हमारा वैल्यू एट रिस्क बताता है। वर्स्ट मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। तो ये हमें कौन बताता है? VAR बताता है, यानी कि वैल्यू एट रिस्क बताता है। आइए ये जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पे, उसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं, लेवल लैंग्वेज में समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए एग्जांपल है हमारा कि एक ओवरनाइट VAR है 45 बेसिक पॉइंट स्केल। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि ये सब BPS सब नहीं क्लियर है, मैंने डिटेल लेक्चर में समझाया है, पूरा का पूरा 15 मिनट्स मैंने समझाया है इन चीज़ों को। तो आप लोग इस मेरे BFM के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे एक टॉपिक होगा हमारा रिस्क मेजरमेंट करके, उसे देखें, उससे सब कुछ क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ओवरनाइट VAR कितना है हमारा? 45 बेसिक पॉइंट स्केल, ठीक है। तो ये है हमारा USD और INR के लिए, US डॉलर और इंडियन रुपीज़ का। तो इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो स्पॉट रेट कितना है दोस्तों? 46। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि 95% हमारा इसका VAR है, तो 5% चांसेस ये हैं कि जो रेट है, ठीक है, जो हमारा रेट है वो क्या होगा? वो 45.55 से कम होगा। आखिर ये 45.55 कैसे आया? तो 46 में से हम लोग यदि 0.545 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 45.55। तो ये जो हमारा VAR है, वो जैसे 45 BPS दिया हुआ था ना, तो इसका क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूँ। तो 45 BPS कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना परसेंट चांस है? 5% चांस है। किस चीज़ का? कि रेट जो है, जो हमारा USD और INR का जो रेट है, वो 45.55 से कम होगा। ये 5% चांसेस, और 95% चांसेस है कि इससे ज़्यादा होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लीजिए कि ओवरनाइट VAR एक साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है 0.35%, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि करेंट यील्ड है 7.75%, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो राइज करेगा या फॉल करेगा नॉट मोर देन 0.35% बाई टुमारो, ठीक है। चलिए, तो ये दो एग्जांपल से VAR के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए एक बार नटसेल में देख लें, एकदम शॉर्ट में देख लें VAR को, कुछ की पॉइंट्स को। तो देखिए VAR किस पे बेस्ड होता है? वोलेटिलिटी पे बेस्ड होता है। वोलेटिलिटी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? तो मीन ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, हम लोग इससे वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब VAR को हम लोग, ये जो मेथड है VAR का हमारा रिस्क को मेज़र करने का, वो बेसिकली कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो ये एप्लीकेबल होगा शॉर्टेड पीरियड के लिए, यानी कि जहाँ पे पीरियड हमारा शॉर्ट हो, यानी कि सजेस्ट करते हैं हम लोग शॉर्टेड पीरियड के लिए से, दैट इज़ VAR को। आइए, ये तो था हमारा पहला मेथड जो कि रिस्क मेजरमेंट का है। अब दूसरा जो मेथड है हमारा रिस्क मेजरमेंट का, वो है हमारा ड्यूरेशन अप्रोच, या शॉर्ट में ऐसे हम लोग मैकलॉ ड्यूरेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ड्यूरेशन होता क्या है। तो देखिए ऐसे समझिए कि इसे शॉर्ट में, इसका पहले डेफिनेशन को पढ़िए। ड्यूरेशन एक पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है वो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आउटफ्लो और इनफ्लो। आप ऐसे समझिए कि आपने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का बॉन्ड जो है, आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, ठीक है। अगले 3 साल तक आप जो है 100 करके मंथली जो है 100 रुपये उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 100, तो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई हायर अमाउंट का बॉन्ड खरीदा आपने, तो बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर एक महीना, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जो बॉन्ड का अभी का वैल्यू है, ठीक है, उतना आपको मिल चुका होगा उस समय तक। तो वो जो टाइम होता है वही हमारा ड्यूरेशन होता है। दोस्तों मैंने ड्यूरेशन को एक अच्छे एग्जांपल से क्लियर किया अपने पिछले लेसन में, आप लोग वहाँ से जाके समझ लें इसको। तो ड्यूरेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ PV इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ PV। मैं फिर से कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप एक बार देखें, वहाँ पे मैंने इस पर एक डिटेल लेक्चर पूरा का पूरा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को। तो वहाँ से आप इस रिलेशन को क्लियर कर सकते हैं। और फाइनली हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो कि हमारा ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस यील्ड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि बेस्ड है हमारा ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट में। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। जो भी हमारे मैकमिलन बुक में दी गई है फैक्ट, उसका मैंने शॉर्ट नोट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कैसा लगा ये लेसन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ ही साथ एक मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो कि फेसबुक का लिंक है।
जिससे आप जुड़ जाएं, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।